रात का वक्त था। तेहरान की सियासत के अंदर एक ऐसा नाम अचानक सामने आया जिसने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलर्ट कर दिया। एक ऐसा शख्स जिसे सालों से ना किसी पब्लिक स्टेज पर देखा गया, ना किसी इंटरव्यू में उसकी आवाज सुनी गई। उसका नाम था सैयद मुज्तबा अली खामिनाई। ईरान की पावर पॉलिटिक्स के गलियारों में यह नाम धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई कि मुज्तबा को देश का अगला सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है, वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मच गई। खासकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इस नाम को सुनते ही सख्त प्रतिक्रिया दी और इस संभावना को तुरंत खारिज कर दिया। अब सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या है इस इंसान में जिससे दुनिया की बड़ी ताकतें इतनी बेचैन हो जाती हैं। आम लोगों के लिए मुज्तबा खामिनाई लगभग एक रहस्यमय चेहरा है, लेकिन CIA और इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसीज उसके बैकग्राउंड, उसके माइंडसेट और उसके नेटवर्क को बहुत करीब से समझती हैं। उन्हें पता है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामिनाई को कभी एक शांत और सॉफ्ट बोलने वाले धार्मिक स्कॉलर के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनका बेटा मुज्तबा बिल्कुल अलग पर्सनालिटी के साथ सामने आता है। कहा जाता है कि जहां उसके पिता को एक रिलीजियस थिंकर माना जाता था, वहीं मुज्तबा बचपन से ही खुद को एक फाइटर की तरह देखता रहा। ईरान की मिलिट्री सर्कल्स में कई लोग उसे पहले से ही असली पावर सेंटर मानते हैं, और अगर वह सच में सुप्रीम लीडर बनता है तो ईरान के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा जब एक स्कॉलर से ज्यादा एक वॉरियर माइंडसेट वाला आदमी इस सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर यह मुज्तबा खामिनाई इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त को पीछे ले जाना होगा लगभग 50 साल पहले। उस दौर में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज था। बाहर से देखने पर ईरान दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वहां की जनता में सत्ता के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। इसी माहौल में एक नया धार्मिक नेता धीरे धीरे लोगों के बीच ताकत हासिल करने लगा। उसका नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। पहले यह सिर्फ एक विरोध की आवाज थी, मगर देखते ही देखते खुमैनी का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि ईरान का शाह अपने ही देश में कमजोर पड़ने लगा। हालात ऐसे बने कि आखिरकार शाह को ईरान छोड़कर हमेशा के लिए भागना पड़ा, और इसी ऐतिहासिक पल के साथ ईरान में एक नई पॉलिटिकल रियलिटी पैदा हुई, जहां खुमैनी देश के पहले सुप्रीम लीडर बनकर सामने आए। लेकिन खुमैनी का सत्ता में आना दुनिया की बड़ी ताकतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वजह साफ थी, उस समय मध्य पूर्व के कई मुस्लिम शासक अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते बनाए रखते थे, मगर खुमैनी का रवैया बिल्कुल अलग था। वह खुलकर अमेरिका की पॉलिसीज को चुनौती देते थे और सार्वजनिक मंचों से सीधे उसे धमकियां तक दे देते थे। यही वजह थी कि अमेरिका, इजराइल और उनके कई सहयोगी देश शुरू से ही खुमैनी की सरकार को हटाने के मौके तलाश रहे थे। आखिरकार उन्हें एक रास्ता नजर आया ईरान के पड़ोसी देश इराक में, जहां एक नया और महत्वाकांक्षी नेता सत्ता में उभर रहा था, सद्दाम हुसैन। कुछ ही समय बाद हालात इस मोड़ पर पहुंचे कि इराक ने ईरान पर सीधा हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन की सेना टैंकों और भारी हथियारों के साथ सीमा पार करती हुई ईरान के अंदर घुस गई, और देखते ही देखते दो मुस्लिम देशों के बीच एक लंबी और खूनी जंग शुरू हो गई। लेकिन जंग के शुरुआती दौर में ही ईरान के राष्ट्रपति की एक धमाके में हत्या हो गई। इस घटना ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। इसके बाद देश की सत्ता में एक नया चेहरा सामने आया, अली खामिनाई, जो ईरान के नए राष्ट्रपति बने। उस समय जब ईरान और इराक के बीच युद्ध अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, उसी दौरान तेहरान में खामिनाई के घर के अंदर एक छोटा लड़का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। उसका नाम था मुज्तबा। वह भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाता था, मगर उसके आसपास का माहौल सामान्य नहीं था। पूरे देश में युद्ध का साया था और मुज्तबा का बचपन इसी माहौल के बीच बीत रहा था। हर दिन खबरों में बमबारी, मोर्चे और सैनिकों की बातें होती थीं। इसी माहौल ने धीरे धीरे उसके दिमाग और सोच को आकार दिया। समय बीतता गया और जब मुज्तबा की उम्र 17 साल हुई तो उसने खुद भी एक सैनिक की तरह ईरान की सेना में शामिल होने का फैसला किया। उस समय वह देश के राष्ट्रपति का बेटा था, मगर इसके बावजूद कहा जाता है कि उसने किसी खास सुविधा के बिना एक आम सिपाही की तरह प्रशिक्षण लिया और जंग के मोर्चे पर गया।
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वह फ्रंट लाइन तक पहुंचा और अपने साथियों के साथ इराकी सेना के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। एक ऑपरेशन के दौरान उसकी यूनिट इराक की सीमा के अंदर तक घुस गई और वहां कई पहाड़ी इलाकों पर ईरान का झंडा फहराया। लेकिन इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव और थक चुकी दोनों सेनाओं की हालत ने हालात को बदलना शुरू कर दिया। आखिरकार फैसला हुआ कि यह लंबा युद्ध खत्म किया जाए। धीरे धीरे दोनों देशों की फौजें अपने अपने इलाकों में लौट गईं और करीब 8 साल तक चली यह भयानक जंग खत्म हो गई। मगर इतिहास ने यहीं रुकने से इनकार कर दिया। जंग खत्म होने के सिर्फ 1 साल बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया। अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? यह सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम की असली पावर इसी कुर्सी में छिपी हुई थी। इसी फैसले के लिए ईरान के 86 सबसे बड़े धार्मिक विद्वान एक अहम बैठक में जमा हुए। कई घंटों की चर्चा और वोटिंग के बाद नतीजा सामने आया। 86 में से 60 बड़े स्कॉलर्स ने अली खामिनाई के पक्ष में वोट दिया, जो लगभग 70% समर्थन था, और इसी फैसले के साथ अली खामिनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए। लेकिन उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस सत्ता के साए में पल रहा एक लड़का आगे चलकर खुद भी इस ताकत के खेल का सबसे रहस्यमय किरदार बन जाएगा। और यही वह जगह है जहां से मुज्तबा खामिनाई की असली कहानी शुरू होती है। अब हालात बदल चुके थे। अली खामिनाई ईरान के सुप्रीम लीडर बन चुके थे और इसका मतलब था कि मुज्तबा अब सिर्फ राष्ट्रपति के बेटे नहीं, बल्कि देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति के बेटे थे। आमतौर पर ऐसी स्थिति में परिवार के लोग सत्ता के दायरे में आ जाते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आती है कि मुज्तबा ने अपना ज्यादातर समय उसी माहौल में बिताया जहां वह पहले से था, यानी सेना के साथ। वह अपने पिता की राजनीतिक व्यवस्था के आसपास रहने के बजाय फौज से जुड़ा रहा। धीरे धीरे ईरान की सैन्य व्यवस्था के साथ उसका संपर्क गहरा होता गया। लगभग अगले 10 साल तक उसका ज्यादातर समय सेना के साथ ही बीता। इस दौरान उसे एक धार्मिक छात्र की तरह कम और एक सैनिक के रूप में ज्यादा देखा जाता था। कई लोगों के अनुसार वह अक्सर सैन्य माहौल में रहता था और उसकी पहचान भी उसी रूप में बन रही थी। लेकिन समय के साथ एक और बदलाव शुरू हुआ। सेना के अनुभव के बाद उसने धार्मिक अध्ययन की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया। ईरान की व्यवस्था में धार्मिक शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो भविष्य में बड़े प्रभाव वाले पदों तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से मुज्तबा ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया। इसके बाद पहली बार उसे पारंपरिक धार्मिक कपड़ों में सार्वजनिक जगहों पर देखा जाने लगा। इसके साथ ही वह ईरान के कई बड़े धार्मिक विद्वानों का छात्र बना। अलग अलग धार्मिक संस्थानों में पढ़ाई के दौरान उसने इस्लामी कानून, धार्मिक विचार और राजनीतिक सिद्धांतों को समझना शुरू किया। यह वह दौर था जब उसकी पहचान धीरे धीरे सिर्फ एक सैनिक तक सीमित नहीं रही। अब उसके सामने एक नई भूमिका की तैयारी भी दिखाई देने लगी। इसी समय क्षेत्र की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव आ रहा था। इराक के नेता सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। पहले जो रिश्ते कुछ हद तक संतुलित थे, वे अब टकराव की तरफ जा चुके थे। सद्दाम हुसैन की भाषा और बयान भी पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुके थे। कई मौकों पर उसने अमेरिका को खुली चेतावनियां दी। इन हालातों के बाद अमेरिका ने इराक के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू किया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बार बार यह आरोप लगाना शुरू किया कि इराक गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा तेजी से उठाया गया। दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन लगातार कहता रहा कि उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है और ये आरोप गलत है। इसके बावजूद स्थिति नहीं बदली। आखिरकार अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इराक के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई और लाखों लोग मारे गए।
बाद में जब जांच हुई तो दुनिया के सामने यह बात आई कि जिन परमाणु हथियारों का आरोप लगाया गया था उनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। लेकिन इस घटना के बाद भी दबाव खत्म नहीं हुआ। इराक के बाद अब ईरान पर भी इसी तरह के आरोप लगाए जाने लगे। अमेरिका और इजराइल ने यह कहना शुरू किया कि ईरान भी परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यह मुद्दा धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विवाद बन गया। ईरान के अंदर भी इस पर बहस शुरू हो गई। देश के बड़े धार्मिक विद्वानों और नीति बनाने वालों के बीच अलग अलग राय सामने आने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका तर्क था कि इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक समूह ऐसा भी था जो अलग सोच रखता था। उनका कहना था कि चाहे ईरान परमाणु हथियार बनाए या नहीं, भविष्य में अमेरिका के साथ टकराव की संभावना बनी रहेगी, इसलिए सुरक्षा के लिए ऐसी क्षमता होना जरूरी है। इस बहस ने देश के अंदर गंभीर चर्चा का रूप ले लिया। आखिरकार इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में नहीं जाएगा। उनका कहना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार ऐसे हथियार बनाना हराम है। इस बयान को एक धार्मिक फतवे के रूप में पेश किया गया और दुनिया के सामने यह साफ संदेश दिया गया कि ईरान की नीति परमाणु हथियार बनाने की नहीं है। लेकिन इस फैसले से सभी लोग सहमत नहीं थे। देश के कुछ प्रभावशाली धार्मिक विद्वान अब भी मानते थे कि ईरान को परमाणु क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसी चर्चा के बीच एक और नाम सामने आने लगा, मुज्तबा खामेनी। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि वह उन लोगों के करीब था जो मानते थे कि ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत रणनीति बनानी चाहिए। इसके बावजूद मुज्तबा सार्वजनिक जीवन में लगभग नजर नहीं आता था। सुप्रीम लीडर का बेटा होने के बाद भी वह मीडिया से पूरी तरह दूर रहा। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसे सीधे देखा था। कई सालों तक उसकी मौजूदगी सिर्फ कुछ तस्वीरों तक सीमित रही, न इंटरव्यू न सार्वजनिक भाषण। फिर करीब 20 साल पहले एक नई जानकारी सामने आई। दुनिया भर में चर्चा में रहने वाली एक वेबसाइट विकीलीक्स पर कुछ गोपनीय दस्तावेज सामने आए। इन दस्तावेजों में ईरान की आंतरिक सत्ता संरचना के बारे में कई बातें लिखी गई थीं। उनमें मुज्तबा खामेनी का भी जिक्र था। इन्हीं दस्तावेजों में यह संभावना भी जताई गई थी कि भविष्य में मुज्तबा खामेनी देश की सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच सकता है। कारण यह बताया गया कि उसका प्रभाव सिर्फ धार्मिक संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और खुफिया तंत्र तक भी फैला हुआ माना जाता है। कुछ हिस्सों में यह भी लिखा गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ उसका संपर्क या समझ काफी गहरा हो सकता है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन इन जानकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का ध्यान उसकी तरफ और ज्यादा खींच लिया। इसके बाद से अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां उसके बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा करने लगीं। उसके हर संभावित कदम पर नजर रखी जाने लगी। फिर भी एक बात नहीं बदली, मुज्तबा खामेनी सार्वजनिक दुनिया से लगभग गायब ही रहा। पिछले 15 सालों में उसकी मौजूदगी का रिकॉर्ड ज्यादातर उन्हीं कुछ पुरानी तस्वीरों तक सीमित रहा है जो कभी कभार सामने आती रही हैं, और इसी स्थिति में उसकी भूमिका को लेकर सवाल लगातार बने रहे। मीडिया से लगभग गायब रहने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुज्तबा खामेनी का नाम लगातार चर्चा में बना रहा। कुछ साल पहले अमेरिका ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। वॉशिंगटन का मानना था कि भले ही वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आता, लेकिन ईरान की सेना और खुफिया तंत्र के भीतर उसका प्रभाव काफी मजबूत है। इसी आकलन के आधार पर अमेरिका ने उसके वित्तीय नेटवर्क और संभावित संपर्कों को निशाना बनाते हुए पाबंदियां लागू कीं। इसी समय मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ने लगा। इजराइल लगातार यह कहने लगा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा। इस बयान के साथ उसने अमेरिका पर भी दबाव बनाना शुरू किया कि वह इस अभियान में साथ आए। इजरायली नेतृत्व का कहना था कि ईरान की परमाणु क्षमता को रोकना जरूरी है। इन बयानों के जवाब में ईरान के खुफिया प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से एक सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर का परमाणु हथियारों के खिलाफ धार्मिक फतवा मौजूद है और देश उसी नीति का पालन कर रहा है।
लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर अमेरिका और इजराइल लगातार दबाव बनाकर ईरान को हर तरफ से घेरने की कोशिश करते रहे तो हालात बदल सकते हैं। उनके शब्द साफ थे, अगर देश को पूरी तरह कोने में धकेला गया तो ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। इसके कुछ समय बाद सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली लारिजानी ने भी इसी दिशा में बयान दिया। उनका कहना था कि अगर अमेरिका सीधे सैन्य हमला करता है तो ईरान के पास अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर शुरू करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचेगा। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया। तनाव लगातार बढ़ता रहा। अंततः हालात ऐसे बने कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इस हमले का मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचे को कमजोर करना बताया गया। शुरुआती हमलों ने देश के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों के बीच एक बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी भी सामने आई। पहले ही दिन की कार्रवाई में अली खामिनाई की मौत की खबर सामने आई। इसके साथ ही उनके परिवार के कई सदस्य भी इस हिंसा में मारे गए। रिपोर्टों के अनुसार मुज्तबा खामिनाई की मां भी इस हमले में मारी गईं। कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी और उनका बेटा भी इस संघर्ष में मारे गए। कुछ ही दिनों में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गईं। इस घटना के बाद ईरान की सत्ता संरचना अचानक खाली हो गई। देश के पास अब कोई घोषित सुप्रीम लीडर नहीं था। ऐसे में देश के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अब नेतृत्व कौन संभालेगा। कई शहरों में लोगों की नजर एक ही नाम पर टिकने लगी, मुज्तबा खामिनाई। रिपोर्टों के अनुसार ईरान के कई इलाकों में लोग उसके समर्थन में नारे लगाने लगे। उनका मानना था कि युद्ध की स्थिति में वही व्यक्ति नेतृत्व संभाल सकता है जो सैन्य और धार्मिक दोनों व्यवस्था को समझता हो। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने एक और सख्त चेतावनी जारी की। उसका कहना था कि अली खामिनाई के बाद जो भी नया सुप्रीम लीडर घोषित होगा उसे भी उसी तरह निशाना बनाया जाएगा। यह बयान सीधे तौर पर संभावित उत्तराधिकारियों के लिए संदेश माना गया। इन सब घटनाओं के बीच ईरान के धार्मिक नेतृत्व को फिर वही प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी जो पहले भी हो चुकी थी। देश के बड़े धार्मिक विद्वानों की सभा बुलाई गई ताकि नया सुप्रीम लीडर चुना जा सके। यही प्रक्रिया कई दशक पहले भी अपनाई गई थी, जब आयतुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद अली खामिनाई को चुना गया था। इस बीच अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुज्तबा खामिनाई को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है तो अमेरिका इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इससे क्षेत्र की समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ सकती हैं। इसके बावजूद ईरान के धार्मिक विद्वानों की प्रक्रिया जारी रही। बाहरी दबावों के बावजूद सभा की बैठकें चलती रहीं। अंततः मतदान हुआ। कुल 88 विद्वानों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुमत ने एक ही नाम के पक्ष में फैसला दिया। घोषणा की गई कि अली खामिनाई के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर उनका बेटा सैयद मुज्तबा अली खामिनाई होगा। सत्ता का केंद्र बदल गया, लेकिन टकराव खत्म नहीं हुआ। अब सवाल यह है, क्या इस फैसले से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ेगा या यही वह मोड़ होगा जहां से क्षेत्र की राजनीति एक नई दिशा लेगी? अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी गहरी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। रिवीलिंग आइज।